Am I audible? Okay. बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो आज तुम लोग। आई थिंक 9:30 से ज्यादा हो गए और अभी केवल 20 बच्चे भी नहीं आए। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जिसको आना है वो आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप लोगों से ये डिस्कस करनी है कि आप लोगों के सेशनल्स हैं और 21st से हैं, तो बहुत सारी कंफ्यूजन होगी उसमें, आपको बहुत सारी क्वेरीज होगी, तो उस बारे में पहले कुछ बात कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पेपर है वो आपका आई थिंक 75 मिनट्स का है। और सेकंड थिंग कि आपको जो पेपर का पैटर्न आएगा, हाँ तो बेटा जो आपका सेशनल होगा वो 75 मिनट्स का होगा। और करना ये है उसमें कि आपको इसी जगह पर सब आ जाएं। 1 मिनट बहुत लेट आ रहे हो आप लोग, देखो 32 आए हो अभी भी, जबकि 9:35 हो गया। ओके, तो पेपर का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा लास्ट टाइम पे आता था आपके यहाँ पे ऑफलाइन सेशनल्स में। मतलब 10 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, फिर सेक्शन बी होगा, फिर सेक्शन सी होगा, सेक्शन बी भी 10 मार्क्स का होगा, सेक्शन सी भी 10 मार्क्स का होगा। अगर आपको याद हो जो लास्ट आपने ऑफलाइन पेपर कॉलेज में दिया था, जो एक एक्सेल के फॉर्मेट में बन के आया था, नीचे उसमें ग्राफ बना हुआ था, उस तरह का पेपर होगा आपका। ठीक है, जैसा आपका फर्स्ट सेशनल हुआ था, याद करो, ऑफ कैंपस वाला, वो है पेपर का पैटर्न। तो करना क्या है इस बार, गूगल क्लासरूम से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है मामला। इसलिए स्ट्रिक्ट है, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? सब क्लियर है ना? अभी मैंने स्क्रीन विजिबल नहीं की है। चलिए वो भी कर लें, तब आप एक बार में बता दें कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है या नहीं। ओके ओके बेटा, ओके। हाँ, तो हम लोग सेशनल की बात कर रहे थे। तो सेशनल में यह है कि आपके पेपर का पैटर्न वही है। आपको कुछ शायद 75 मिनट्स का पेपर है, 30 मार्क्स का। पेपर का पैटर्न वही है जो पहले आता था। 10 मार्क्स के 3 सेक्शन रहेंगे। पहले में 1-1 नंबर का है, दूसरे में शायद आई थिंक 2 क्वेश्चन करना है वो 5-5 नंबर के हैं, और तीसरे में 1 क्वेश्चन करना है वो 10 नंबर का है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू राइट द आंसर। मतलब 1 नंबर वाला है तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखें, 1 या 2 लाइन लिखें। 5 नंबर का है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लिखें, और 10 नंबर का है ऑब्वियसली बात, उसमें और ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो ये हो गई पेपर की बात। जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपको बहुत अवेयर इस बात से रहना है कि आप बिल्कुल भी डिले नहीं करें पीडीएफ अपलोड करने में। क्योंकि जैसा अभी तक बताया गया है हम लोगों को कि माइक्रोसॉफ्ट टीम में आप जो भी टाइम डाल दिया जाएगा, जितना भी स्पेसिफाइड टाइम आपका रहेगा, उसके बाद आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। मतलब पहले तो ये हो रहा था गूगल क्लासरूम में अभी तक कि आप सबमिट कर पाते थे, वो लेट सबमिट दिखाता था, फिर हो जाता था। बट इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा, तो आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए अश्योर्ड रहिएगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पीडीएफ बनानी है अपनी, जो आंसर आप लिखेंगे, और सिंगल पीडीएफ बनाएंगे। जैसे लास्ट टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने जेपीजी भेज दी थी,
और या तो क्या किया था कि अपनी जो पीडीएफ थी उसको स्कैटर्ड कर दिया था, एक ही पीडीएफ को कई सारा कर दिया था, है ना। तो वो चीज़ नहीं करेंगे। चाहे तो इसके लिए आप आज चेक कर लीजिएगा पहले से कि हाँ, अगर आप सिंगल पीडीएफ बना रहे हैं तो जल्दी से वो पीडीएफ बने कैसे, सिंगल कैसे बने और कैसे उसे भेजना है। ये तो बात हो गई आपके आंसर सबमिट करने की। अब करना कैसे है, तो उसके लिए देखिए मैं आपको ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ कि जैसे जो आपकी क्लास है, लेट अस सपोज मेरा टीम, और इस पर मैंने डेमो बना है ये। तो अब जैसे यहाँ पर इसी तरह क्लास होती है, तो हम लोग का यहाँ पर चैट होता है। देखो यहाँ पर हम लोग की चैट है ना, ये चैट, हेलो, अपलोडिंग तो हमारे ऊपर नहीं है, इसमें इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों। हाँ बेटा बात सही है, अपलोडिंग तो नेट के ऊपर है, बट आप उसमें अपना टाइम स्पैन 5-10 मिनट रखें अपनी ओर से भी, ताकि आप अपलोड कर सकें। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात जो आप कह रहे हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम लोगों का जोर नहीं है, क्या बताया जाए। ठीक है, अच्छा ये देखो, तो करेंगे क्या हम यहाँ पर, जब भी आपका पेपर होगा तो जो भी सब्जेक्ट टीचर होगा वो आपको आपकी क्लास में, ध्यान से सुन ले बेटा, ठीक है, नहीं बार बार ये सब आप लोग परेशान रहोगे आपस में। आपको, आप अपनी क्लास खोलेंगे, मे बी अभी तक का यही प्लान है, आगे कुछ चेंज हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। अभी तक के प्लान के अकॉर्डिंग ये है कि आप अपनी क्लास खोलेंगे तो यहाँ पर आपको लिंक पेस्ट किया जाएगा, एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक में क्या होगा, उस लिंक में वो लिंक वो होगा जहां पर आपको अपलोड करना है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको दो चीज़ें भेजी जाएंगी। एक तो पहले लिंक भेजा जाएगा, वो भी एमएस ऑफिस का ही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लिंक रहेगा वो, वहां पर आपको अपलोड करना है अपना आंसर, और उसके नीचे क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर आप ओपन कर लेंगे और उसके बाद अपना कैमरा ऑन कर देंगे। कैमरा ऑन करना भी बोला गया है, तो आप कैमरा ऑन करेंगे तो हम यहाँ से आपको देखते रहेंगे, और उसके बाद आप अपना आंसर लिखेंगे। फिर आंसर लिखने के बाद आप पीडीएफ बनाएंगे, पीडीएफ बनाने के बाद सिंगल पीडीएफ बनाएंगे, उसको कोशिश करिएगा कि अपने रोल नंबर अंडरस्कोर सब्जेक्ट ऐसा ही कुछ कर लें, एक रोल नंबर से ऐसा सेव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद उस लिंक पे जाएंगे और अपलोड कर देंगे। रस से बचने के लिए 5 मिनट स्पेयर रखना, वैसे कुछ टाइम स्पेयर आपको मिलेगा, बट आप अपना टाइम कुछ स्पेयर रखिएगा। बहुत सारे लोगों ने हर्षित की बात पे थम्स अप कर दिया है, आदर्श और ऋतिक त्रिपाठी। ऋतिक तुम आ गए हो, मुझे आज पता चला। कब आए हो तुम ऋतिक? चलो, तो ये बात हम लोगों ने कर ली। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर पेपर अपलोड हो जाएगा, पहले लिंक दे दिया जाएगा, तो पेपर आप ओपन कर लेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। आप ओपन करने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लिंक पे करेंगे, नया विंडो खुल जाएगा, उस विंडो पे जाके आप आंसर्स को अपलोड कर पाएंगे। ओके ओके बेटा, आ जाओ, ठीक। लिंक यहीं आएगा, जैसे चैट है ना, तो मेरी ओर से यहीं पर लिंक आ जाएगा, जो सब्जेक्ट टीचर है वही लिंक डालेगा। बात आप समझ गए होंगे। अगर इसमें दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड। डेमो में मुझे दिखा नहीं, कल हम लोगों ने कोशिश की थी ऐसा करने की। इसकी चैट में एक्चुअली हो सकता है कि पड़ा हो। टू रिप्लाईज, देखो जैसे ये मैंने कल मैसेज इसमें डाला था, एक क्या डाला था, एक ये लिंक डाला था और दूसरा ये पेपर डाला था। तो जो भी उसमें ज्वाइन करा होगा, वो क्लास डेमो थी तो हम लोग आपस में ही कर रहे थे, उस पेपर को ओपन कर पाता। उसके बाद इस लिंक पे जैसे ही क्लिक आप करोगे, देखो मैं शायद यहाँ क्लिक करूँ तो आप देख पाओगे, ये मैंने लिंक पे क्लिक किया, मेरी स्क्रीन विजिबल होगी ना आपको, तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब ये तो क्योंकि मैंने इस पेपर को बंद कर दिया था, टाइम जो सेट किया था, अदरवाइज यहीं पे आपको ऑप्शन आ जाएगा अपलोड करने का, तो आप अपलोड कर पाओगे। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछे, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ थी। कोई डाउट हो बेटा तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे चलें। ठीक है, आई थिंक नहीं है डाउट। चल, ये देखो सर, कैमरा ऑन नहीं ऑन कर पाएंगे हम, मेरी मॉम की क्लास रहती है। सर 75 मिनट एनफ है इतने लंबी पेपर के लिए? 75 मिनट, पहले कितना मिलता था? 60, 30, 90, 313। हाँ मेरा सब कुछ साथ में होगा, यस। दीवार लिस्ट कब आएगी? अच्छा, बड़े अच्छे अच्छे सवाल है भाई साहब, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। एनएफ का तो ये मतलब है विज्ञान की, जितना टाइम उसी में करना है, कट शॉर्ट करके। मतलब सर एक ही टीम में ऐड होंगे?
इसी क्लासरूम वाले पे टेस्ट हो जाएगा, न्यू नहीं बनेगी। लैपटॉप एक ही है, सर तो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम जाना। चलो ठीक है, फिलहाल ये जो है जो गाइडलाइन है, आगे आप देखिए क्या होता है लैपटॉप पे। ठीक, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे ये नेट सिंबल बना है, तो क्या आवाज आने में कुछ दिक्कत हो रही है आपको? डिस्टॉर्शन है वॉइस में? आवाज ब्रेक हो रहा है, अच्छा। हाँ मुझे दिख रहा है। आई थिंक अब नहीं होगा, थोड़ी सी थी। चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने कल छोड़ा था, उसके आगे की बात। तो हम लोगों ने कल समझा है, थोड़ी कुछ टर्मिनोलॉजी समझी थी, और उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि व्हाट आर द कंस्ट्रेंट, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप के कंस्ट्रेंट एक्चुअली समझे थे। बेसिकली 2 ही होते हैं, बट मैं 3 बोल रहा हूँ। एक डोमेन कंस्ट्रेंट, सेकंड वन वाज एंटिटी या जिसको की कंस्ट्रेंट बोल रहे थे, एंड द थर्ड वन। चलो ठीक है आशीष, जो हो पाएगा बेटा करना, क्या बताएं। ओके, सो मैं आपसे क्या बात कह रहा था, अगेन हो रही है? ओके वेट करो, फिर मैं ठीक करता हूँ कुछ। हेलो हेलो। नेटवर्क इशू की वजह से सर पेपर लिखने के लिए जो कम टाइम मिल रहा है, उसमें से भी कुछ टाइम इशू फिक्स करने में चला जाएगा। यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जो हो पाएगा। कोशिश फिर ये करेंगे, थोड़ा सा लीनियंट चेक करें। अब ये सब इश्यूज तो हैं, 75 मिनट्स है, देखो क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट समझा था और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी समझा था। अगर एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात करते तो उसमें ये बात थी कि जो रिलेशन है उसका एट्रीब्यूट यूनिक होना चाहिए कम से कम, और उसकी वैल्यू नॉट नल होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली वो हम बात कर रहे थे प्राइमरी की, कि हर रिलेशन में एक प्राइमरी की होनी चाहिए जिसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने समझा था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये कहता था कि आपके रेफरेंस्ड और रेफरेंसिंग, मतलब जो रेफरेंस्ड आपकी टेबल है उसमें जो रेफरेंस्ड एट्रीब्यूट है उसमें वही वैल्यूज आनी चाहिए जो रेफरेंसिंग रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट में वही वैल्यू आनी चाहिए जो आपके रेफरेंस्ड एट्रीब्यूट में है। मतलब अगर कोई टेबल किसी को रिफर कर रही है, तो जो रिफर कर रही है दैट इज योर रेफरेंसिंग टेबल, और उसमें जो कॉलम है उसको हम लोग रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट में वही एट्रीब्यूट आने चाहिए जो ऑलरेडी रेफरेंस्ड एट्रीब्यूट में है। आई थिंक यहाँ तक हम लोगों ने समझा था। देन हम लोगों ने ये बात समझी थी कि अगर वहाँ पर 3 टाइप के वॉयलेशन थे, इंसर्शन एनॉमली,
डिलीशन और अपडेशन अनोमली। तो इंसर्शन अनोमली और डिलीशन ये सब हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में कल देख लिया था। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज डाउट तो नहीं होगा क्योंकि वो बहुत टिपिकल नहीं था, बहुत ईजी था कि अगर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं किसमें, किसी रेफरेंसिंग टेबल में, तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि रेफरेंस टेबल में ऑलरेडी वो डेटा हो। अगर हम कुछ, सर स्क्रीन नॉट शेयर्ड अगेन, ठीक है। तो अगर हम लोग रेफरेंसिंग टेबल में कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो जो रेफरेंस एट्रीब्यूट है उसमें कुछ ऐसा एट्रीब्यूट नहीं आना चाहिए जो यहाँ पर ना हो, अदरवाइज वॉयलेट करेगा। दैट वाज इंसर्शन एनॉमली। डिलीशन और अपडेशन एनॉमली क्या थी कि अगर आप रेफरेंस्ड एट्रीब्यूट में कुछ भी अपडेट डिलीट करते हैं तो वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता था। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने दो चीज़ें देखी थी, एक था आपका ऑन डिलीट कास्केड और ऑन अपडेट कास्केड। ये हम उसके टाइम पे जब भी टेबल क्रिएट करते थे उस टाइम पे हम यहाँ पर रख देते थे। आपको ये बात दिखा दी थी। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इसके आगे की बात। तो रिलेशनल अलजेब्रा में हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग कुछ ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे और रिलेशनल अलजेब्रा में ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब करना क्या है, देखो जैसे ये एसक्यूएल होता है ना, तो एसक्यूएल इम्प्लीमेंटेशन होता है, बट इसके जो पीछे जो है एक कंसेप्ट बना होगा कि साहब देखिए सेलेक्ट करेंगे तो केवल रो फेच हो, ठीक है, कॉलम फेच करने के लिए क्या करते हैं, तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो क्या है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। रिलेशनल अलजेब्रा मतलब रिलेशन के ऊपर हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। रिलेशन के ऊपर का मतलब क्या हुआ, टेबल के ऊपर हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है और एसक्यूएल इसका इम्प्लीमेंटेशन है। ये बात अपने दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये कंसेप्ट है और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एसक्यूएल है। एसक्यूएल में हम लोग करके देखते हैं और यहाँ पे कंसेप्ट में हम लोग ये बात समझते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जरा सा, ये लैंग्वेज जो क्वेरी लैंग्वेज होती है रिलेशनल अलजेब्रा में, वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्रोसीजरल और दूसरी होती है नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल का क्या मतलब है, इसको हम समझ लेंगे। मैं इसमें आपको फंसाना नहीं चाह रहा हूँ। अभी आप आइए जरा से कि रिलेशनल अलजेब्रा में जो ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखो दो कैटेगरी में बताया है। पहले एक कैटेगरी में वो सिंपल ऑपरेशंस बताए हैं जो आज तक आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखे हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आपको ये सारी बातें पता होंगी। बेसिक अलजेब्रा भी पढ़ा है तो ये बातें आपको पता होंगी। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट डिफरेंस क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो अब इसके अलावा देखो ये सेकंड टाइप का ऑपरेशन है, ये फर्स्ट टाइप का फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेशन है, ये आप अभी तक देखते आए हो, ठीक है। और ये कुछ स्पेशल ऑपरेशन है। तो पहले इनकी बात कर लें जो आपने देखा है। रिलेशन के ऊपर ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है ये बात हम लोग देख लेते हैं। बहुत आसान है, आपको आई थिंक दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है तो आप प्लीज बताइएगा, ठीक है। तो पहले इन चार फंडामेंटल ऑपरेशन की बात करें, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहली चीज जो यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास दो रिलेशन है, बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर आपके पास दो रिलेशन है और उन दो रिलेशन में आपको यूनियन परफॉर्म करना है या डिफरेंस परफॉर्म करना है या इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, उसके लिए होना ये चाहिए कि जो कॉलम वैल्यू है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मतलब दो रिलेशन में जो कॉलम का नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम होना चाहिए। उनका मतलब डिग्री आपकी सेम होनी चाहिए। डिग्री का मतलब हम लोगों ने समझा था कल, नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग डिग्री बोलते थे, नंबर ऑफ रोज को हम लोग क्या बोलते थे, उसकी कार्डिनलिटी बोलते थे रिलेशन की। जो लोग कल थे उनको पता होगा, आई थिंक सभी थे। तो डिग्री किसको बोला जाता है, नंबर ऑफ कॉलम को, और टपल को क्या बोला जाता है, टपल को बोला जाता है कार्डिनलिटी। तो अगर आपको दो टेबल का, बात ध्यान से सुनो, अगर आपको दो टेबल का यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन लेना है या डिफरेंस लेना है, तो आपका क्या होना चाहिए बेटा, उसमें जो उसकी डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। और केवल डिग्री ही नहीं सेम होनी चाहिए, जो कॉलम है कॉलम के नेम भी सेम होने चाहिए, उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए और उनका साइज भी सेम होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर दो चीज का तुम यूनियन ले रहे हो तो याद करो सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में क्या होता था, एक में नंबर होता था, एक सेट में, दूसरे सेट में भी नंबर होता था, तभी उसका यूनियन हो पाता था। अब सोचो एक टेबल है या एक रिलेशन, इसमें नेम और रोल नंबर दे रखा है, और एक तुम्हारी टेबल है
या रिलेशन है जिसमें फोन नंबर और एड्रेस दे रखा है, तो क्या इनका यूनियन ले पाओगे? इनका यूनियन नहीं ले पाओगे भाई, दोनों में से वैल्यू सेम फेच करनी है ना। तो इसलिए क्या हम कह रहे हैं कि दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, कॉलम का नेम, डेटा टाइप और उसका साइज सेम होना चाहिए। ऐसा होगा तभी यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, बेटा ध्यान से बात समझिएगा, ऐसा होगा तभी यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस का ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएगा। तो ये यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, ठीक है। जैसे देखो ये दो आपके पास टेबल हैं, डिपॉजिटर और बोरोवर। अब डिपॉजिटर और बोरोवर टेबल में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी कस्टमर नेम है, यहाँ भी सिटी है, यहाँ भी कस्टमर नेम है और यहाँ भी सिटी है। तो इन दोनों टेबल का हम देख रहे हैं कि डिग्री भी सेम है और यहाँ पर कॉलम नेम भी सेम है ऑब्वियसली, और सिटी, तो वो उसका डेटा टाइप भी सेम है, हमको ऐसा समझ में आ रहा है। तो अगर हम इसका यूनियन लेंगे, ध्यान से समझो, यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या किया जाता है बेटा, ध्यान से सुन लो। यूनियन में किया ये जाता है कि ऑब्वियसली बात है, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, और फिर उसके बाद जो यहाँ पर है और जो यहाँ पे बच रहा है वो दोनों भी आएगा। अच्छा, डुप्लीकेट जो वैल्यू होती है वो हटा दी जाती है। तो अगर तुम इन दोनों टेबल में देखो तो तुमको कॉमन कुछ दिख रहा है, देखिए जैसे ये देखो हैज, और ये कहाँ से है, पुणे से है, ठीक, ये दोनों में कॉमन आ गया, ठीक। और इसी तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं कि जॉन्स कहाँ से हैं, शोलापुर से हैं, जॉन्स आपके शोलापुर से हैं, स्मिथ पुणे से हैं, स्मिथ पुणे से हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमको 2-3 डेटा इसमें सेम मिल रहा है, ठीक है। तो यूनियन जब आप करेंगे तो क्या होगा, देखो हैज एक ही बार आया है, स्मिथ एक ही बार आया है, और शायद जॉन्स था, जॉन एक बार आया है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ये हम लोगों ने यूनियन ऑपरेशन समझा कि आपकी जो कार्डिनल जो उसका डिग्री है वो सेम होना चाहिए, और उसके बाद कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए दोनों के बीच में, तो यूनियन ऑपरेशन और इंटरसेक्शन और आप डिफरेंस परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं हुआ होगा। इसी तरह अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में वही आ जाएगा जो कॉमन होता है। सर स्क्रीन बहुत लेट अपीयर हो रही है। अच्छा, अभी कौन सी है आपके सामने, जरा बताइए कौन सी स्लाइड है, दिख रही है? हेलो, डिपॉजिटर 10th, ठीक, हाँ तो सही है। तो अब हम अगर दोनों को देख पा रहे हैं तो इंटरसेक्शन में क्या है बेटा, इंटरसेक्शन में आपका जो दोनों के बीच में कॉमन था वो हमारा यहाँ पर वैल्यू आ गया, बिल्कुल ठीक। डिपॉजिटर एन नहीं है, डिपॉजिटर इंटरसेक्शन का सिंबल है, हाँ, बट तुम बना थोड़ी पाओगे इंटरसेक्शन वाला। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात ये भी है कि दोनों कॉलम में दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शन बन पाएगा, ठीक है, ध्यान दो। अगर यहीं पे हयास की जगह जो हाईएस्ट लिखा है, यहाँ पे पुणे की जगह कोलकाता लिखा होता तो क्या होता, तो यूनियन में इसके एक तुम्हारी रो आती है कोलकाता की और दूसरी आती है पुणे की, ठीक है, हाईएस्ट, हाँ। तो अगर, और उस केस में दोनों इंटरसेक्शन भी नहीं होते, मतलब पूरे का पूरा टपल मैच होना चाहिए। मेरी बात आप समझ गए होंगे, तो पूरे का पूरा टपल मैच होना चाहिए, ये इंटरसेक्शन हो गया। डिफरेंस क्या होता है, अगर तुम अभी तक तुम लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी होगी तो ये बात आपको पता है कि डिफरेंस का मतलब होता है, जैसे अगर मैं a माइनस बी कर रहा हूं तो इसका मतलब होता है कि तुम कॉमन वाला हटा दो और b का हटा दो, उसके बाद जो a में बचता है वो हमारा क्या होता है, a माइनस बी होता है। मतलब अगर अभी हम बात करें तो ये हमारे इंटरसेक्शन है, मतलब ये a में भी कॉमन है और b में भी कॉमन है, ठीक है। सॉरी, ये तो डिफरेंस आ गया, इसकी बात कर रहे हैं। तो हाइस, जॉन्स और स्मिथ, ये तीन के तीन क्या है हमारे, ये तीन के तीन हमारे इंटरसेक्शन वाले, ये तीनों मैच कर रहे हैं। तो a माइनस बी क्या होता है, b के वो कंटेंट जो कॉमन है उनको अगर आप a में से हटा देते हैं तो वो आपका a माइनस बी बन जाता है। आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले प्रीवियस क्लासेस में भी, प्रीवियस सब्जेक्ट में भी। तो अगर यहाँ से देखो, ये मेरा था a, कहाँ गया रिलेशन, ये डिपॉजिटर वाला, तो इसमें से हम 3 एट्रीब्यूट वो हटा दें तो बाकी जो इस टेबल में बचेगी, मतलब a और b में जो कॉमन है उसको अगर आप a से हटा दें तो a माइनस बी बचेगा, a और b में जो कॉमन है उसको आप b में से हटा दें, फिर जो टेबल बनेगी वो b माइनस ए बचेगा। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी,
ठीक है, तो a माइनस बी होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने a माइनस बी बता दिया कि कौन कौन सा यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा, कोई भी डाउट हो प्लीज तो बताइए। सर व्हाट इफ बोथ टेबल आर सेम इन केस ऑफ डिफरेंस, तो a माइनस ए इक्वल टू 0, 5 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। रिकॉर्डिंग सेव होती नहीं बेटा, कोई मतलब है नहीं रिकॉर्डिंग ऑन करने का, कर देगा, रिकॉर्डिंग सेव ही नहीं होती। चलो और कुछ, और यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट, अब देखिए एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये वही बताया है कि a माइनस बी ए यूनियन बी कैसे a माइनस बी बनता है। तो a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है ना। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा दोनों के बीच में कॉमन है वो तुम हटा दोगे ए टेबल में से, और दोनों के बीच में जो कॉमन है वो तुम हटा दोगे बी टेबल में से, तो ए और बी तो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो a माइनस बी इन केस ऑफ यूनियन इफ टू पीपल हैव सेम नेम बट हैव डिफरेंट सिटी देन शुड वी टेक बोथ और नॉट। पहले ही बताया मैंने, अभी एक एग्जांपल भी बोला था कि जैसे मान लो यहाँ पर हाईएस्ट के केस में यहाँ की बात कर लें, पूरी की पूरी टपल सेम होनी चाहिए बेटा। फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ, पूरी टपल अगर सेम नहीं है तो ये एक रिकॉर्ड हो गया और ये एक रिकॉर्ड हो गया। जैसे हाईएस्ट के केस में अगर यहाँ पे कोलकाता लिखा होता तो हम लोग यूनियन में क्या लेते, एक लेते हाईएस्ट पुणे और एक लेते हाईएस्ट कोलकाता। आप मेरी बात समझ गए होंगे, नेम के साथ अगर सिटी डिफर कर गई तो रिकॉर्ड वो अलग हो गया, उस केस में हमें दोनों लेना पड़ेगा। और इंटरसेक्शन में भी फिर वो दोनों नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि वो आपका कॉलम सेम नहीं। जब टेबल को यूनियन कर रहे हैं या इंटरसेक्शन कर रहे हैं या डिफरेंस कर रहे हैं तो पूरी की पूरी टेबल होती है, हर कॉलम से हर कॉलम, ऐसा समझो। आई थिंक बात समझ में आई होगी। आशीष कोई और डाउट हो मन में तो आप पूछ सकते हैं। ओके अंडरस्टैंड, ओके सर अंडरस्टूड, ये लिखना चाहिए ना। बात नहीं। अब देखो जरा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, बहुत आसान सी बात है। इसमें हम जितने नंबर ऑफ, जैसे मान लें अगर हम बात करें कि एक टेबल में, ये देखो एक टेबल में हमारे पास ये है 3 रो और दूसरी टेबल में हमारे पास है 2 रो। मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक टेबल की कार्डिनलिटी है 3 और दूसरे टेबल की कार्डिनलिटी है 2, तो पता है क्या होगा? देखो ध्यान से समझो, बहुत आसान है और ये सब बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होती है समझने के लिए। तो इसका क्या मतलब है आप देख लें। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पब्लिशर इन्फो इनटू बुक इन्फो ये होगा कि इस पर्टिकुलर रो के आगे इन दो रो को लिख दो, इस पर्टिकुलर रो के आगे इन दोनों को लिख दो, फिर इसके आगे इन दोनों को लिख दो। मतलब एक बार ये लाइन लिखो, उसके आगे ये वाली लाइन लिखो, फिर दूसरी बार ये वाली लाइन लिखो, उसके आगे फिर दूसरी बार ये वाली लाइन लिखो। तो इसी तरह से मतलब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनके टपल के हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनके टपल के हो सकते हैं वो सब हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ बेटा कि आप क्या करोगे, आप ये जो पहली रो लिखी है इसके आगे एक बार इसकी पहली रो फिर इसकी दूसरी रो, तो इस तरह से इसके लिए कितनी हो गई 2 फिर 2 फिर 2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ टपल बनेगा वो कितना बनेगा 3 × 2। सही है बात? कितना बनेगा बेटा 3 × 2। और हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या रखना पड़ता है, इसके सारे कॉलम रखने पड़ते हैं और इसके भी सारे कॉलम रखने पड़ते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम, समझ लीजिए इस बात को, नंबर ऑफ कॉलम ऐड होता है और नंबर ऑफ जो रोज हैं वो इनटू होती है। ठीक है, तो अगर एक आपके पास टेबल है जिसमें मान लो 10, ये क्वेश्चन पूछता है, सोचो कितना बेसिक सा कंसेप्ट है, इसके ऊपर पूछता है इफ यू आर going to take Cartesian product of 2 tables or 2 relation having 10 and 6 tuples, then how many tuples are going in the Cartesian product of both the relation? तो आपको कितना बताना पड़ेगा 10 × 6, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो कैसे दिखता कैसा है, ये देख लो ऐसा दिखता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो जो मैंने अभी आपसे बात कही, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल क्या होता है इनटू। याद करो तुम लोग ने डिस्क्रीट में पढ़ा था, ए मान लो एक सेट में ए बी सी है, दूसरे में 1 2 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनता था A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो सेम बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी बात है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ बेटा, पहले के रो के साथ आप देखिए इसकी रो रखी गई, यहाँ पर
इन्होंने पहले इसकी एक रो के साथ इसकी तीनों रो रख दी है, फिर इसकी दूसरी रो के साथ इसकी तीनों रो रख दी है। तो टोटल जो आपको नंबर ऑफ रो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। और जो नंबर ऑफ कॉलम मिलता है वो आपको कितना मिलता है, 1 2 3 एंड 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट आया हो तो प्लीज बताइए। ये सारे ऑपरेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे थे और बस हमको ये समझना था कि रिलेशन के सेंस में इसका क्या मतलब है। सर फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट डिग्री नीड्स टू बी सेम। डिग्री नहीं, कोई जरूरत नहीं है, डिग्री बिल्कुल डज नॉट नीड टू बी सेम। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास अगर मान लो 6 कॉलम है, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम है, तो बस कॉलम ऐड हो जाएंगे 6 + 2। ठीक है, इसीलिए देखो यहीं पर हमने केवल ये बात कही थी क्या, कि फॉर पर्पज ऑफ व्हाट, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, वी हैव टू सेम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ बोथ द टेबल एज वेल एज उनका कॉलम, उसका नेचर भी सेम होना चाहिए कॉलम्स का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने ये बात देख लिया। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। देखो लास्ट पीपीटी में बात लिखी है। सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट हैज 4 कॉलम। व्हाई? First is having 2 column and second one having also 2 column, and the tuples would be, as the number of tuples in the first table is 3 and the number of tuples in table 2 is 2, so overall the Cartesian product will consist 6 rows or tuples. I think आपको यहाँ तक समझने में कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। हुआ हो तो प्लीज बताएं। क्लियर है सब कुछ? So this is your Cartesian product. ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है सर? समझ आ गया? हाँ आसान है, कुछ टफ नहीं है। अब देखो, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, तो जो यहाँ से हम पीपीटी लेके चले थे, तो इस पीपीटी में आपका ये फंडामेंटल ऑपरेटर थे आपके। कौन कौन से फंडामेंटल ऑपरेटर थे? ये यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लोग समझेंगे सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, रीनेम, ज्वाइन और डिवीजन को। तो इसमें से भी ये जो ऊपर के 2-3 है आसान है, लगभग सभी आसान है। आप देखिएगा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझ पाए, बहुत आसान है ये सब। जिसको डाउट होगा वो प्लीज बताएगा। तो अब देखो हम लोग समझेंगे सेलेक्ट ऑपरेशन कैसे काम करता है, प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। ठीक, तो देखो सेलेक्ट कैसे काम करता है। सपोज तुम्हारे पास एक टेबल है, सेलेक्ट ऑपरेशन कैसे लिखा जाता है। सेलेक्ट जो होता है, सबसे पहली बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, ब्रह्म वाक्य समझ लीजिए। सेलेक्ट होता है टपल को सेलेक्ट करने के लिए, टपल के लिए यूज करते हैं सेलेक्ट को, और कॉलम के लिए यूज करते हैं प्रोजेक्ट को। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सेलेक्ट मतलब टपल दिमाग में आना चाहिए, और प्रोजेक्ट मतलब कॉलम। क्या मतलब है, कैसे करते हैं, वो सब अभी आप देख लेंगे। ठीक, देखो ये है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट ऑपरेशन लिखने का तरीका क्या होता है। सेलेक्ट के लिए ऐसे सिग्मा बनाते हैं, यहाँ पर अगर कोई कंडीशन देनी है तो वो कंडीशन लिखते हैं, और उसके बाद जो रिलेशन है उसका नेम लिखते हैं। बात समझ गए आप? कंडीशन लिखने का क्या मतलब है? कंडीशन लिखने का वही मतलब है जो सेलेक्ट एस्ट्रिक वाली कमांड में आप लिखते थे। देखो वही सेलेक्ट है। मैं आपसे फिर से बात कर रहा हूँ, एसक्यूएल में होता है तो लिखते हो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, और यहाँ पर क्या करते हैं, सिंबल से शो करते हैं। तो जब एसक्यूएल नहीं बनी होगी, मैं ये बात कह रहा हूँ, पता नहीं आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। नहीं भी समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एसक्यूएल नहीं बनी होगी तो क्या होगा, एक कंसेप्ट बनाया गया होगा कि साहब अगर हम टेबल है और हम उसमें से सेलेक्ट केवल रो को कर रहे हैं, बाद में वही चीज जब इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आई तो एसक्यूएल में हम लोग कैसे लिखने पड़े लगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल। बट उसके पीछे जो कंसेप्ट थी, जो थ्योरी थी, वो यही रिलेशनल अलजेब्रा वाली थी। ठीक है, आई थिंक ये बात बहुत लोग को नहीं समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ, बट अगर सिंपल भाषा में आप समझें तो ये कंसेप्ट है और वो इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो देखो ये आइए तुरंत एग्जांपल से हम लोग समझते हैं तो ज़्यादा देर से समझ में आता है, तो ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। तो ये आपका एक रिलेशन बना हुआ है जिसमें बुक आईडी है, टाइटल है, ऑथर है, पब्लिशर है, ईयर है और प्राइस है। तो इन्होंने कहा कि डिस्प्ले करो बुक्स दैट इज पब्लिश्ड इन ईयर 2000। तो ये जो मैं अभी आपसे पहली स्लाइड में मैंने बात कही थी कि यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं, वो देखो यहाँ पर कंडीशन लिखी गई है। क्या लिखी गई है, सेलेक्ट। सबसे पहले हम लोगों ने सिग्मा लिखा, और यहाँ पर नीचे हम लोगों ने लिखा कि जहां पर भी ईयर इक्वल टू 2000 हो और किस रिलेशन से, बुक से। तो हमको क्या होगा, केवल और केवल उसी पर्टिकुलर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपसे जब भी कहा जाएगा कि साहब रिलेशनल अलजेब्रा लिख के दिखाओ ऐसी उस किस क्वेरी के लिए, इस क्वेरी के लिए जिसमें डिस्प्ले बुक्स पब्लिश्ड इन ईयर 2000, तो उसका तरीका ये होगा लिखने का। आप ये एस्ट्रिक सिग्मा लगाएंगे, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद बुक लिखेंगे। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब तुम चाहे तो इसको जितना भी कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला कि ऐसा करो, उन सारे बुक्स की पूरी इंफॉर्मेशन बताओ जिनका प्राइस 250 है
और जो ईयर 2000 में पब्लिश हुए हैं। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ईयर इक्वल टू 2000 एंड लिखेंगे। ये सब समझी हुई बात है, इसमें कुछ भी आपने लॉजिकल ऑपरेटर खूब पढ़ा है सी में, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे, एंड प्राइस इक्वल टू 250। समय नहीं खराब करना है इसके ऊपर बेवजह ना। तो ये क्या हो गया, सिग्मा ईयर इक्वल टू 2000 एंड प्राइस इक्वल टू 250। तो बुक और ब्रैकेट में बुक्स लिख देंगे रिलेशन, तो आपको पता चल जाएगा। आई थिंक यहाँ पर सर सेलेक्ट टपल का क्या मतलब है, वो तो टेबल और कॉलम दोनों को ही सिलेक्ट करता है, यस। बट अगर आप ये देख रहे हैं ना कि जो सेलेक्ट हम लोग कर रहे हैं, जो सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो जो इसकी सर्चिंग हो रही है वो टपल के बेस पे हो रही है, वो टपल के बेस पे हो रही है, ठीक है। मतलब आप इसमें से एक पूरी की पूरी टपल को उठा के चेक करते हैं और उस टपल को लेके आते हैं। आप कॉलम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सेलेक्ट पे मैंने जो से बात कही टपल कहने का, वो इसलिए बोला क्योंकि आप इसमें कॉलम पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि यही कॉलम चाहिए, कि यही कॉलम चाहिए, कि ये कॉलम चाहिए। आपने सेलेक्ट एस्ट्रिक कर दिया, सॉरी सेलेक्ट के बाद आपने अगर वो लिख दिया, रिलेशन लिख दिया, तो उसमें पूरी की पूरी आपकी टपल सेलेक्ट हो जाएगी, उसमें कॉलम से कोई मतलब नहीं रह गया है। तो कॉलम स्पेसिफाई करने के लिए जो नई चीज हम लेके आए, जैसे अगर मैंने कहा कि यार मुझे केवल ऑथर का नेम पता करना है, ध्यान से समझना बात को, तो कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। हाँ, तब प्रोजेक्ट लिखना पड़ेगा ना बेटा, तब प्रोजेक्ट लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सेलेक्ट का मतलब दिमाग में बना लो कि आप टपल पे बात कर रहे हैं, और कॉलम के लिए आप किसकी बात करते हैं, प्रोजेक्ट की। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी शायद आपको और क्लियर हो जाए कि ये जब तुम करोगे तो क्या होगा, 2000 में जो मतलब ये वाली पूरी की पूरी रो और ये वाली पूरी की पूरी टपल, ये दोनों टपल आ जाएगी। बट अगर जैसे मैंने कहा कि उसके ऑथर का नाम बताओ, जो सन 2000 में बुक पब्लिश हुई थी उसके ऑथर का नाम बताओ, तो तुम क्या करोगे, ये तुमने किया तो पूरी की पूरी क्या आ गई, ये पहली टपल आ गई और लास्ट वाली आ गई। अब इसको भी ब्रैकेट में करके अगर हम यहाँ बाहर प्रोजेक्ट लिख के, ध्यान, चलो अभी उसमें डिटेल में जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रोजेक्ट लिख के और मैंने अगर ऑथर लिख दिया, बात को ध्यान से समझो, ये क्या करेगा बेटा, ये दो के दो तुम्हारी रो को देगा, टपल को देगा, पहले टपल को और दूसरे टपल को, ये वाले को, B0004 PPL सबिस्ता 2500, और दो रो दूसरी कौन सी आएगी, B0001 DBMS कोर्थ मैग्रॉ हिल 2250। ये दोनों आएंगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि इनके ऑथर का नेम चाहिए, तो ये जो काम कर पाता है ये पूरी की पूरी टपल को दे पाता है। बट अब अगर हम बोल रहे हैं कि हमको केवल ऑथर का नेम चाहिए, तो हम इसके आगे लिखेंगे पाई मतलब प्रोजेक्ट, और उसके बगल में छोटा सा लिख देंगे ऑथर। देखो कैसे, ऐसे, ये देखिए यहां पर आप क्या लिख रहे हैं कि आपने बोला डिस्प्ले ऑल टाइटल्स विद ऑथर नेम, आपको टाइटल चाहिए और ऑथर का नेम चाहिए। तो आपने वहां पे आपने क्या किया था, वहां पे आपने सिग्मा लगाया था, क्यों, क्योंकि आपको पूरी की पूरी टपल चाहिए थी। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपको केवल कॉलम का नेम चाहिए, तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा पाई टाइटल कॉमा ऑथर। तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपको टाइटल मिल जाएगा और ऑथर मिल जाएगा। इस पूरी टेबल में से आपको मिल जाएगा क्या, टाइटल मिल जाएगा और ऑथर मिल जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। यहाँ पर आप करेंगे तो आपको टपल मिलेगा, और इसमें आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियस बात है ना। यहाँ पर आप क्या लिखते हो, जो भी आपको कॉलम चाहिए। तो अब अपने दिमाग से बताओ, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या करेंगे, इस बुक की जगह पर हम क्या करेंगे, ये देखो एक सेकंड, इस क्वेरी को, ये वाली जो पूरी की पूरी क्वेरी लिखी है, इसको उठा के हम इस बुक की जगह पे लिख देंगे और आगे फिर से बुक लिख देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा सन 2000 में जो भी बुक पब्लिश हुई है उसके टाइटल और ऑथर का नेम। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। आई थिंक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। मतलब सेलेक्ट से हम पूरी की पूरी टपल को सेलेक्ट करते हैं, और पाई से, जिसको प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम पर्टिकुलर कॉलम को फेच कर सकते हैं। किसी ने कहा, फिर से हर्ष ने कहा, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसको करने से क्या होगा, सेलेक्ट ईयर इक्वल टू 2000 बुक, तो हमको पहली ये वाली रो मिल जाएगी और दूसरी मिल जाएगी। अगर आपको कोई कॉलम का नेम पता करना है तो आप क्या कर सकते हो, कॉलम नेम के लिए आप लिखते हो पाई, अब सेलेक्ट नहीं लिखते हो, पाई लिखते हो, टाइटल कॉमा ऑथर और बुक। तो आपको क्या होगा, इस टेबल में से जितने भी तुम्हारे टाइटल और ऑथर हैं वो केवल और केवल तुमको मिल जाएंगे। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। देखो जैसे ये मिल जाएगा, अगर आप टाइटल और ऑथर करोगे उस टेबल में से आपको ये शॉर्ट लिस्ट होके मिल जाएगा, ठीक। देखो ये एक एग्जांपल लिखा है जो मैं इतनी देर से आपसे बोलने की कोशिश कर रहा था, डिस्प्ले द टाइटल ऑफ बुक हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 300। तो पहले क्या करना है बेटा, इस बात को जो समझ आए प्लीज बताते जाएं, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है कि पहले आपको पता करना है कि डिस्प्ले द टाइटल ऑफ बुक्स हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 300। तो तुम क्या करोगे, पहले सेलेक्ट प्राइस जिसका 300 है, कौन से में, बुक में। अब उसके ऊपर तुमको क्या पता करना है, टाइटल। तो तुमने यहाँ पे लिख दिया प्रोजेक्ट टाइटल, खत्म कहानी की। देखो कितना आसान है। आई थिंक ये बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपको इस टेबल में से पता करना है जिसका प्राइस 300 से ज्यादा है। चलो, एक जुम्मा का आया, हर्ष का आया, अली का आया। हाँ बता दें ताकि मैं थोड़ा सा क्लियर हो जाऊं कि ओके। और भी लोग रिप्लाई कर, जिसको नहीं आया वो बता दे कि नहीं आया। तो प्राइस को हमको 300 चाहिए था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेलेक्ट प्राइस इज ग्रेटर देन 300। और किस रिलेशन में, बुक रिलेशन में। और उसको फिर से हमने पाई लगा के ऑपरेट कर दिया कि हमको उसमें से क्या चाहिए, हमको केवल टाइटल चाहिए। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ज्यादातर लोगों को समझ में आ गई है। वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच। तो जल्दी से मैं क्वेरी बोल रहा हूँ, आप लोग कोशिश करिए। लेकिन आप सिंबल कैसे बनाएंगे, पहले वाले में कॉमा यूज किए थे, कहाँ, यहाँ पे बेटा, टाइटल कॉमा ऑथर। तो दो चीज चाहिए थी ना, टाइटल चाहिए था और ऑथर चाहिए था। यहाँ पे जितनी चीजें, अब यहाँ पे केवल टाइटल चाहिए। यहीं पे मैं लिख दूं क्या, टाइटल भी चाहिए, ऑथर भी चाहिए, और बुक आईडी भी चाहिए। तो और क्या करोगे, यहाँ पे टाइटल कॉमा ऑथर कॉमा बुक आईडी, तीनों चीज लिख दोगे। हर्ष, मेरी बात समझ में आ गई होगी? ठीक है। अरे इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने क्या किया, बुक पे ऑपरेट कर लिया, तो एक समझ लो सारी की सारी टपल सेलेक्ट होके आ गई, उसके ऊपर हमने ये अप्लाई कर दिया। यहाँ पे जो तुमने क्वेरी फेच की वो क्या कर ली, वो 300 जिनकी भी टेबल है, ऐसे समझो कि सारा डेटा छट के केवल 300 वाला आ गया, 300 जिसका ज्यादा है उसके ऊपर तुमने प्रोजेक्ट लगा दिया, तो तुमको उसका टाइटल मिल गया। ठीक है, यहाँ तक आगे चले। आगे चलें, प्रोसीड लिखिए तो आगे। ओके, जिसमें दो कॉलम में कंडीशन अप्लाई हो। चलो ये अच्छा कहा इसने। एक्चुअली ये एडिटेबल नहीं है, इसलिए मैं इस पर लिखने का कोई जुगाड़ नहीं है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको शो करता हूँ। एक एग्जांपल मैंने रख रखा था इसी दिन के लिए। इसमें भी नहीं है शायद, चलो कोई बात नहीं, यही भी बता देता हूँ। हाँ, क्या कह रहे हो सर, एक एग्जांपल बता दीजिए इसमें दो कॉलम में कंडीशन अप्लाइड हो, दो कॉलम में। अच्छा ठीक है, दो कॉलम में कंडीशन अप्लाइड होगी, मैं बता दे रहा हूँ, लिख नहीं पाऊंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। गलत पीपीटी खोल दी है, थर्ड खोल दी। चलो, जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि मुझे ऐसे टाइटल्स बताओ, ऐसे बुक के टाइटल और आईडी बताओ, ध्यान से सुनना। ठीक है, मुझे अब कुछ पूछ लिया है उसने, हर्ष ने, तो मैं क्लियर कर दूं पहले कि मुझे वो बुक आईडी और टाइटल बताओ जिसका पब्लिश ईयर 2000 हो और जिसका प्राइस 300 से ज्यादा हो। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, देखो इसी में मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे सेलेक्ट, फिर लिखेंगे प्राइस इज ग्रेटर देन 300, और यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश में एंड, इसी के बगल में ये इस जगह पे, अगर आपको माउस का कर्सर दिख रहा हो, इस जगह पे हम लोग लिखेंगे एंड 300 के बाद, और फिर लिखेंगे पब्लिश ईयर इक्वल टू 2000। ठीक, और फिर आप बुक लिख के इसको बंद कर देंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, वो पर्टिकुलर आपको टपल मिल जाएगी जिसका पब्लिश ईयर 2000 हो और इसके प्राइस 300 से ज़्यादा हो। और इसको बंद करने के बाद आप बाहर लिखेंगे प्रोजेक्ट लिखेंगे, और फिर आपको क्या चाहिए था, बुक आईडी कॉमा टाइटल। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हम लोग कर लेंगे। सर वेयर क्लॉज नहीं यूज करते भैया, वेयर फिर से वही बात, वेयर क्लॉज का मतलब है कि जब हम लोग एसक्यूएल में लिखते हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशनल अलजेब्रा, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट है। इसमें ऐसे समझो जैसे ऑटोमेटा तुम लोग पढ़ चुके हो कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग अभी मशीन, हाँ पढ़ चुके हो तो समझ जाओगे। ऑटोमेटन जैसे करते हैं ना कि मशीन बनाने से पहले मशीन का एक खांचा बना रहे हैं, तो ये हम लोग समझ रहे हैं कि अगर हमको इसके लिए प्रोग्रामिंग लिखनी होगी तो ऐसे ये काम कर सकता है।
तो अभी पे हम लोग यहाँ पर केवल कंसेप्ट समझे थे, मतलब जब इस तरह से एवोल्यूशन हो रहा है एसक्यूएल बनाने का, तो अभी हम लोगों ने केवल कंसेप्ट समझा। जब एसक्यूएल में लिखते हैं तब वेयर क्लॉज लिखते हैं। वाह, ये किसी ने फोटो भेजा, कौन है ये? टाइटल एंड प्राइस 300। हाँ, आगे बुक भी तो लिखो, बुक बाद में लिखा जाएगा। देखो किसी ने भेजा है ये, मतलब जो लिखा है कि सेलेक्ट ईयर इक्वल टू 2000, बुक नहीं लिखो, एंड लिखो, प्राइस इज ग्रेटर देन 300, उसके बाद बुक लिखो, और पूरा बंद करने के बाद पाई टाइटल कॉमा बुक आईडी। ठीक है, मोहम्मद अली अब्बास, अच्छा, हाँ हाँ, बस बस, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ गए आप, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अनुग्रह, यही बात। ठीक है, चलो अब हम लोग अगला देख लें। अगला जो ऑपरेटर है वो थोड़ा, मैं रीनेम को, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, मेरा सही है, गुड बेटर। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रीनेम। तो रीनेम का ऑपरेटर क्या होता है? इसको बोलते हैं रो। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, इसको बोलते हैं रो। रीनेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीनेम से ज़्यादा मैं एक्चुअली बात करना चाहता था। रीनेम किस लिए यूज़ होता है समझ लो, आप इसको खुद से देख लेना, 1-8 मिनट बचा हुआ है इसलिए। रीनेम यूज़ होता है जैसे आपको किसी टेबल का नेम चेंज करना है, या टेबल के नेम को चेंज करना है, और टेबल के नेम के अंदर की कॉलम को चेंज करना है। तो हाँ, अब इसने यहाँ पे लिख के भेजा है, एंड लिख सकते हैं, एंड। बट पेपर में क्वेश्चन होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर क्वेरी लिखने को नहीं बोला, बेटा लिखा रहता है उसमें ये लिखा रहता है कि एंड लिखते हैं, AND, अदिति। ओके, क्वेरी में लिखा रहेगा कि इसके लिए आप रिलेशनल अलजेब्रा लिखिए या क्वेरी लिखिए, ये एकदम स्पेसिफाई रहता है, समझ गए? आपको पेपर में लिख के आएगा, चाहे सेमेस्टर पेपर हो चाहे सेशनल पेपर हो, उसमें आपको लिख के आता है कि भाई साहब इसमें आपको एसक्यूएल लिखना है या आपको रिलेशनल अलजेब्रा लिखना है। अरे इतना विषय नहीं है एंड कैपिटल में, हाँ कैसे लिख देना, ठीक है। कई लोग सिंबल भी यूज करते हैं, कोई ऐसा हार्ड फास्ट नहीं है, बट सिंबल यूज करना ठीक नहीं है, आप एंड ही लिख दीजिएगा, ठीक। हाँ, तो ये हम लोग अगला क्या देखते हैं, रीनेम ऑपरेटर यूज करते हैं। इसके बाद वाला जो है वो बढ़िया है, ज्वाइन पढ़ना है। ज्वाइन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसको भी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नई चीज में जाने का मतलब है नहीं, यहीं तक समझो कि रीनेम को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं इसको देख, मन होगा तो देख लेना, नहीं मन होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक करते हैं, ठीक। कुछ ऐसा बताएं, शुरू करें फिर खत्म ना कर पाएं तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच क्लास, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कंप्लीट, हाँ, सिलेबस के लिए मैंने वैसे पहले कहा था जहाँ तक क्लास दिन तक पढ़ा देंगे वही सिलेबस है, बट अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो समझ लो कि बस फर्स्ट यूनिट पढ़ लेना पूरी अच्छे से, लेकिन क्योंकि एक ही यूनिट है तो उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अंदर तक आ सकता है, घुमा घुमा के आ सकता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, क्या कह रहा था मैं, नोट्स मैंने DVMS InfoTQ वाले ग्रुप पे कंप्लीट वाला भेज दिया है। ऑफिशियल ग्रुप पे ये जो PPTs हम लोग पढ़ते हैं और जो नोट्स पढ़ते हैं वो भी भेज देंगे, तो आपको जिससे बेहतर लगे आप समझें, पढ़ें और उसके बाद आंसर लिखें। थैंक यू सो मच क्लास। फर्स्ट ओनली, ये क्या है भाई साहब, अदिति? फर्स्ट ओनली, यस, हाँ फर्स्ट ओनली, यस। हाँ समझ गया मैं, चल ठीक है, बंद करें। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।